अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका ठीक ठाक? मैं हूं आपका दोस्त इरफान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान हैदर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो होगी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस और असिस्टेंट डायरेक्टर बजट। ये जो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं पीपीएससी के थ्रू, उसका जो पेपर आएगा एमसीक्यूज़ का, जिसमें 80% आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स होंगे। अब उस क्वालिफिकेशन के मार्क्स में से आपने सारी अकाउंट्स की बुक्स तैयार करनी है, अपनी मैनेजमेंट की बुक्स को देखना है, एचआर की बुक्स को देखना है, बजट को देखना है आपने। तो उससे रिलेटेड जो है ना, मैंने एक वीडियो तैयार की है जिसमें अब हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। बल्कि एक वीडियो तो नहीं होगी, ये मल्टीपल वीडियोस होंगी जिसमें तकरीबन ये सारा कोर्स मैं यहाँ पर जो है ना अपनी नॉलेज के मुताबिक आपसे शेयर करूँगा। आप अपनी तैयारी भी जारी रखिए और साथ वीडियोस को भी कंसल्ट करते रहें ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे से अच्छी हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बिजनेस लॉ का एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। उसमें हमने लॉ के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर, कि जिसके अंदर से एमसीक्यूज बन के आ सकता है। हमारी ये सीरीज ऐसी होगी कि एमसीक्यूज भी मैं आपको करवाऊंगा और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी आपको करवाऊंगा। मेन कॉन्सेप्ट में क्या होगा, एक लाइन लिखी होगी जो उसके इंपॉर्टेंट थीम होगा, जो जिसके अंदर से एमसीक्यूज बन सकता होगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एमसीक्यूज भी तैयार करने चाहिए और इंसान को डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए। अगर एमसीक्यूज आप एक एमसीक्यूज याद करते हैं तो इसका मतलब आपने सिर्फ वही चीज़ याद की है, लेकिन अगर आप डेफिनेशन पूरी याद कर लेते हैं इसका मतलब आपने मल्टीपल एमसीक्यूज याद कर लिए। तो आज की वीडियो में आपको जो है ना इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताई जाएंगी कि लॉ में कॉन्ट्रैक्ट की क्या हैसियत है, कब कब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कब कब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। तो चलें जनाब, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो कॉन्ट्रैक्ट के एक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वो कॉन्ट्रैक्ट लेजर बनाना है। ये हम पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं कि बाय लॉ इसके एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो एक न्यूमेरिकल है, उसका एमसीक्यूज नहीं बनेंगे। आपको उसके लिए डिटेल पता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो चलें चलते हैं सबसे पहले अपनी डेफिनेशन की तरफ। इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू डू और नॉट टू डू समथिंग एंड सच एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। इसमें दो चीजें आगे, किसी काम के करने और ना करने का इसमें होगा, ऐसा एग्रीमेंट होगा, और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ये क्या चीज है। तो आगे मजीद डेफिनेशन इसकी क्या कह रहा है, सेक्शन 2H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये पूरा एक्ट है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वी कैन डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट इन एन इक्वेशन फॉर्म एज कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट्स प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट सिंपल क्या होता है कि मुआहिदा, दो लोगों के दरमियान कोई मुआहिदा तय पा जाता है। जब इन्फोर्सेबिलिटी उसमें नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब उसमें कोई कानूनी चीजें शामिल हो जाएंगी, कानूनी उसमें पाबंदियां शामिल हो जाएंगी, कानून की नजर में वो एग्रीमेंट काबिल कबूल होगा। तो उसकी हमें कुछ शराइत है, आगे वो सारी शराइत जब हम पढ़ेंगे फिर पता चलेगा कौन सा एग्रीमेंट खाली एग्रीमेंट होता है और कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कि जिसको बाय लॉ जो है ना इन्फोर्स करवाया जा सकता है। अगर कोई पार्टी उसमें मुनहरिफ हो रही है, कोई पार्टी डिसएग्री कर रही है, तो कानून इन्वॉल्वमेंट करके दूसरी पार्टी की जो है ना वो बात सुन के उसको अप्लाई कर सकता है। जी, अब आ जाते हैं एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या कहता है कि दो लोगों के दरमियान मुआहिदा हो, जब उसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो तो उस मुआहिदे को आप एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब कुछ तबादला हो, कुछ लेन देन हो। वो पैसों की सूरत में हो सकता है, वो प्रोडक्ट की सूरत में हो सकता है, वो कमोडिटी की सूरत में हो सकता है। जैसे कि पैसे का लेन देन अब आया, पहले पैसे नहीं हुआ करते थे। पहले क्या होता था कि लोग कमोडिटी के बदले कमोडिटी खरीदा करते थे। एग्रीमेंट इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। अब एग्रीमेंट में दो चीजें, प्रॉमिस भी है कि हम ये चीज आपसे ले लेंगे, और दूसरा उसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो जाती है कि ठीक है आपको पैसे के बदले ये चीज दी जाएगी। प्रॉमिस, व्हेन अ पर्सन मेक अ प्रपोजल टू अनदर एंड द सेकंड पर्सन एक्सेप्ट द प्रपोजल, इट इज कॉल्ड प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है कि एक बंदा ऑफर कर रहा है आपको, एक प्रपोजल कर रहा है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, उसका प्रॉमिस कंसिडर हो जाएगा। और ये किधर चला गया। देन उसके बाद क्या कह रहे हैं, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब आपने जो प्रॉमिस किया उसके बदले या तो आपने कुछ लिया या कुछ दिया, तो ये आपका क्या कहलाया, इसमें कंसिडरेशन कहलाई। तो ये नॉर्मली पैसे की सूरत में ही होती है कि आज पेपर के पैसे की सूरत में जो है ना वो लेन देन किया जाता है चीजों का। एन एग्रीमेंट विल बी डन इफ बोथ पार्टीज गिव समथिंग एंड गेट समथिंग। सिंपल।
इनफोर्सिबिलिटी क्या होता है? इफ एनी ऑफ द पार्टी refuses टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर पार्टी कैन इन्फोर्स इन अ कोर्ट इज इट इज कॉल्ड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, कब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें होंगी तो वो वैलिड होगा। इसकी भी आपने एक एक लाइन में आपने इसकी डेफिनेशन और मैंने विद एग्जांपल आपको दे दिया ताकि आपको हर चीज समझ आ जाए। सबसे पहले कह रहा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये एसेंशियल्स हैं कि ऑफर भी होगी और एक्सेप्टेंस भी होगी। एक तरफ बंदा कह रहा है मैं आपको चीजें दूंगा दूंगा, दूसरा नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है? पहली एसेंशियल हुई किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ लॉ ऑफर बाय वन पार्टी एंड अगेंस्ट दैट ऑफर देयर मस्ट बी अ लॉफुल एक्सेप्टेंस फ्रॉम द अदर पार्टी। अब ये सारा हम क्यों पढ़ रहे हैं? बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर, आप अगर जिस पोस्ट पे जाएंगे अकाउंट्स पे, वहां पे आपको परचेजिंग भी करनी पड़ेगी, वहां पे आपको लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे, वहां पे आपको पेमेंट्स भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कब कब वैलिड हो जाता है। मैं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म करूंगा कि जिससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड ना हो। तो इस तरह के कामों के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब एमसीक्यूज पेपर कहाँ से आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए आपको अपनी सारी पीछे से तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी में आपने फोकस उन चीजों पे रखना है कि जो चीजें इस पोस्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल लाइफ में आए। कि प्रैक्टिकल लाइफ में अब आप आ रहे हैं तो आपको अपनी तालीम में से कौन कौन सी चीजें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर टैक्सेशन है, आपने एमकॉम तो कर लिया, बीकॉम वाले भी ऑनर्स वाले इसमें आ गए, बीएस ऑनर्स वाले भी आ गए, एमकॉम वाले भी इसमें आ गए। तो अब प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जामिनर को पता है कि इन्हें टैक्सेशन की ज़रूरत लाजमी है, क्योंकि इन्होंने जब जब पेमेंट करनी है कुछ टैक्स काटना पड़ेगा इन्हें। जब इन्हें पेमेंट रिसीव होगी कुछ टैक्स काट के रिसीव होगी, तो वो कितना टैक्स कटना है, कब कब काटना है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए टैक्सेशन। तो इसका मतलब टैक्सेशन का पोर्शन भी वो इसमें शामिल करेगा। तो इस तरह जो भी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होंगी इस पोस्ट के लिए, मेरे ख्याल से पेपर में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। चलिए एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि मिस्टर ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर बी बट मिस्टर बी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हिम, देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। इफ मिस्टर बी शोज हिज एसेंट, एसेंट मतलब अपनी रजामंदी, टू परचेज द हाउस, देन इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई बात जैसे मैंने पहले कह दी कि एक बंदा कह रहा है मैं चीजें बेचूंगा, दूसरा नहीं ले रहा, तो इसका हम दूसरा हामी नहीं भर रहा, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ। देन उसके बाद आ रहा है लीगल रिलेशन। The agreement must create legal relationship between parties. It arises when parties know that if one of them does not fulfill share of promise, he shall be liable for the failure of the contract. ये दूसरी एसेंशियल क्या है? लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, कि उसमें पता होना चाहिए कि जी भाई अगर हम ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाय लॉ हम पे ये पेनल्टी लग सकती है। वो एक लीगल रिलेशनशिप उनके दरमियान बन जाता है। एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब उसने एक ऐसे एग्जांपल आपको बता दी कि भाई कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना वो लीगल रिलेशनशिप नहीं बन जाता। कॉन्ट्रैक्ट कह लें या एग्रीमेंट कह लें। सोशल एग्रीमेंट मतलब आपने किसी को खाने की दावत दी, वो नहीं आया, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब आप उसे कहें जी मैंने तो खाने पे इतना पैसा लगाया था, आपने कहा था मैं आऊंगा भी, आपने हामी भी भर ली थी, अब आप उसके पेमेंट मुझे करें और कोर्ट में आप केस कर दें। तो इस तरह नहीं होगा। ये एक सोशल है आपका, तो इसमें सोशल में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं बनता। Only commercial agreements are contract because there is a legal relationship between the parties. A father promised to pay his son 5,000 per month as pocket money. Later on, he refuses to pay, so son cannot be recover the amount as it is a social agreement and does not create legal relationship. Simple. अब ये एग्जाम्पल बनाकर भी वो आपको एमसीक्यूज दे सकता है कि बताएं ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ या ना हुआ। तो वो तभी आपको पता होगा जब आपने ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ी होंगी। लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब पैसे, पैसे के अलावा कुछ और भी लेन देन हो सकता है। अब वो लॉफुल कब होगा वो हम देख लेते हैं। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। इन सिंपल वर्ड कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी। ठीक हो गया जी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
कंसिडरेशन के बारे में अब 23 जो है ना उसका सेक्शन आपको बताएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल इफ इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। कोई भी ऐसी कंसिडरेशन जो लॉ में पहले से लिखी है कि आप ये नहीं चीज कर सकते, तो उसको आप एज अ कंसिडरेशन नहीं कर सकते। आगे हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। नॉट फ्रॉडुलेंट, कोई भी इसमें फ्रॉड वाली चीज शामिल ना हो। नॉट इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। नॉट इमोरल, कोई गैर इखलाकी आपका लेन देन भी ना हो कि आप इसके साथ इसको मार दो तो मैं आपको जो है ना इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है, तो या मैं आपसे मैरिज कर लूंगा, इस तरह का भी कोई जो है ना कंसिडरेशन नहीं हो सकती। नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है कि उसको ब्रेक करने के लिए आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो भी जो है ना बाय लॉफुल नहीं होगी। अ प्रॉमिस टू ऑब्टेन और बी एम्प्लॉयमेंट इन अ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सर्विस, ठीक है जी, कह रहा है नौकरी तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, तो ये क्या है, बाय लॉ कंसिडरेशन नहीं इसको माना जाएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा। बी प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख, ए इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। कोई भी ऐसी चीज जो अनलॉफुल हो जाएगी तो उसके अनलॉफुल होने की वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कंसिडर होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत खो देगा। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, it is also essential for a valid contract that parties must be competent to contract। competent का मतलब उसके अंदर ये सलाहियत हो, वो इस काबिल हो, कोई कदगन उन पे ना हो कानूनी या कोई ऐसी कि जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल ही ना हो। एवरी पर्सन इज नॉट competent to contract, the person who are competent to contract are those who have attained the age of majority। मेजोरिटी की जब मेच्योरिटी आना चाहिए था, मेच्योरिटी की एज अगर उसने अटेन कर ली है तो वो काबिल है। अगर मेच्योरिटी से पहले है तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेच्योरिटी पाकिस्तान में कितनी चल रही है, 18 साल की मेच्योरिटी चल रही है। हु आर ऑफ साउंड माइंड, पागल ना हो, पागल लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसिडर होगा। हु आर नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, बैंकरप्ट ना हुआ हो कानून की तरफ से, वो उसकी कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, या बैंकरप्ट ना हुआ हो, या इश्तिहारी ना करार दिया गया हो, तो वो उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। Mr. A person of unsound mind, enter into an agreement with S to sell his house for ₹2 lakh. It is not a valid contract as M is not competent to the contract। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ, क्योंकि जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो अनसाउंड माइंड था, वो पागल आदमी था। और पागल का सर्टिफिकेट कौन देगा, मेडिकल मेडिकल सुपरिटेंडेंट या किसी हॉस्पिटल से उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब आपने जिससे रजामंदी ली है वो फ्री कंसेंट है, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के उसने आपकी बात को माना है, आपकी ऑफर को एक्सेप्ट किया है। फ्री कंसेंट मीन्स दैट टू पार्टीज मस्ट बी एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन बाय कोर्शन, किसी दबाव से ना ली गई हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपका अगर कोई रिलेटिव है या आपका क्लोज रिलेटिव किसी गवर्नमेंट की हाई पोस्ट पे है, तो आप उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब आप उससे वो बता रहे हैं कि भाई मेरा ये, अगर तुम नहीं ये काम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते तो फिर ये बंदा तुम्हें तंग करेगा, या मेरा अगर भाई कोई किसी पुलिस फोर्स में किसी अच्छी जगह पोस्ट है तो वो तुम्हारे साथ जो है ना अच्छा सलूक नहीं करेगा। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हुआ, स्टार्ट से ही जो है ना उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो ये कॉन्सेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फ्रॉड के जरिए आपने किसी की कॉन्सेंट ले ली, किसी को दिखाया कुछ, किसी से जब दी चीज डिलीवर की तो वो कुछ था, तो ये किस्म का क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी यही, आप दिखा कुछ रहे हैं और उसके बाद जब असल चीज है तो वो कुछ और है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एक किस्म का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ। अ कंप्लीट ए compels B to enter into a contract on gun point। गन पॉइंट पे आपने इससे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो ये क्या हुआ, कोरिजन में आपका आ जाएगा। इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज कंसेंट ऑफ बी इज नॉट फ्री, इट इज अ केस ऑफ कोरिजन। देन आ रहा लॉफुल ऑब्जेक्ट। हाँ जी, जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, एक लॉफुल होना चाहिए, वो गैर कानूनी ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल according to the contract act। every agreement of which the object or consideration is unlawful is void। void का मतलब गैर कानूनी होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर ही नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज लॉफुल इफ इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ।
कानून की तरफ से उस पर कोई कदगन ना हो, कानून ने उसको मना ना किया हो ऑब्जेक्ट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। फ्रॉडुलेंट उसका ना हो, ऑब्जेक्ट उसका कोई फ्रॉडुलेंट ना हो, इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, इमोरल गैर अखलाकी भी ना हो, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ भी उसका ऑब्जेक्ट ना हो। तो अगर इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं होगा। अगर कोई एक पार्टी उसमें से इनकार करती है तो कानून इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं समझेगा और इसकी जो है ना वो कोई भी लॉफुल काम नहीं कर सकता इसके ऊपर। मिसाल के तौर पे ए प्रॉमिस टू पे रुपीज बी 10,000 इफ बी बीट्स सी, ठीक हो गया। द एग्रीमेंट इज इलीगल एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। किसी को मारने के जो है ना वो आप उसको पैसे देंगे, अब कंसिडरेशन भी इसमें हो रही है, पैसे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई प्रॉमिस भी हो रही है, तो सारा कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन एक काम की वजह से ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, वो अनलॉफुल था। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। In order to make a valid contract, an agreement must not be one of those that are expressly declared void by law. मतलब पहले से ही कानून में एक्सप्रेस किया जा चुका है कि ये काम नहीं करने आप लोगों ने, तो फिर भी जब लोग उस पर वो काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अल्कोहल है, शराब है, इसकी सेल पे पाबंदी है। अब एक बंदा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि ठीक है जी मैं आपको इतनी शराब की बोतलें प्रोवाइड करूंगा, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो इतने पैसों का। तो कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने आपस में कर लिया, लेकिन कानून की नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना वो उनका जो काम है वही पहले से कानून में मौजूद है कि आप ये कारोबार नहीं कर सकते हैं। Following agreements are expressly declared to be void. Agreement restraint of marriage, किसी को रोकना कि आप मैरिज ना करो, तो वो भी एग्रीमेंट रिस्ट्रेन हो गया। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अब इस मिसाल में क्या करता है कि ए इज इंगेज टू मैरी अ गर्ल बी, ठीक है, ए जो है ना बी के साथ मैरिज करने में इंगेज है। एनी अदर यंग मैन सी आल्सो वांट्स टू मैरी बी, तो सी ऑफर रुपीज 5,000 टू ए टू लीव द एग्रीमेंट एंड अलाउ सी टू मैरी हर, उसको अलाउ, सी को अलाउ करे कि वो मैरी उसके साथ कर ले, ठीक है। तो ए एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, दिस विल बी वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज इट इज इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। तो ये भी एक किस्म का क्या हुआ, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर्टेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जी कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई उसका काम करने का जो है वो ऐसा काम उसमें रखना है कि जो सर्टेन हो, जो किया जा सकता हो। मैं तारे तोड़ कर ले आऊंगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक किस्म का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी पॉसिबल, अदरवाइज it will not be a contract. According to the contract, and an agreement to do an act impossible in itself is void. A agrees with B that he will break the stars as the performance of this contract is not possible, so the agreement is not enforceable. राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनकी ये कंडीशन होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए और ये इसकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। जैसे सेल एग्रीमेंट होता है, सेल डीड होती है, घर बेचने का, प्लॉट बेचने का जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न में होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड नहीं कंसिडर होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑरल और इन राइटिंग, राइटिंग एग्रीमेंट्स आर इजी टू प्रूव द कोर्ट, बट इफ अ वर्बल एग्रीमेंट इज प्रूव्ड इन द कोर्ट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इनवैलिड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जो वर्बल भी काम चल जाता है, लेकिन जब आप कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था, वर्बल हुआ था, और वर्बल का प्रूफ आप दे देते हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में राइटिंग की जरूरत नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी कंसीडर किया जाता है। It is necessary that agreement must be in writing, signed and attested by the witnesses and registered if required by law. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मोर्गेज, लीज और गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर रिक्वायर्ड टू बी राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। ये एग्जांपल एक दे दी कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई कर रहा है तो फिर उसमें वो रिटर्न में होना चाहिए। इसका एमसीक्यूज भी आपको बना सकता है कि एक बंदे ने एक चीज़ अपना घर सेल किया और उसको रिटर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर रिटर्न करेगा तो वैलिड होगा या नहीं करेगा, मतलब आप कुछ भी एमसीक्यूज बना के दे सकता है। अब वर्बली प्रॉमिस to sell his book to Y for rupees 200. It is a valid contract because law does not require it to be in writing. Simple, ये एक आपका वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। A verbally promise to sell his house to B, it is not a valid contract because the law requires
इज टू बी इन राइटिंग। लॉ रिक्वायर का मतलब कि ऑलरेडी जब लिखा जा चुका है कि सेल डीड रिटर्न में होगी, अटेस्टेड होगी, तो फिर आप इसको वर्बली नहीं कर सकते हैं। तो जिसका लॉ में नहीं लिखा वो वर्बली हो सकता है। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, टर्म्स मतलब कंडीशन, कोई यकीनी उसकी शरायत होनी चाहिए। फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज नेसेसरी दैट द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन। उसकी जो शरायत है वो वाज़ेह होनी चाहिए और यकीनी होनी चाहिए, मतलब परफॉर्म की जानी चाहिए। कोई ऐसी शर्त ना हो जिसमें कुछ अभाम हो, तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ए एग्रीज टू सेल बी 50 टीन्स ऑफ ऑयल, देर इज नो इंडिकेशन एज व्हाट ऑयल इज टू बी सप्लाइड। अब सिर्फ 15 का उसने कह दिया, इसमें कुछ नहीं बताया कि कौन सा ऑयल होगा, क्रूड ऑयल होगा, पेट्रोल ऑयल होगा, कुकिंग ऑयल होगा, कौन सा ऑयल होगा। तो ये वाला एक जो है ना इसमें पॉइंट आ गया, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आपका वॉइड हो जाएगा। द एग्रीमेंट इज वॉइड ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। जी तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी जो कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बनाई थी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस और उसके एसेंशियल्स आप तक मैंने पहुंचाए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और काफ़ी आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे सब्सक्रिप्शन, कोई फीस चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। बस करना आपने ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की मज़ीद जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सीरीज़ बना रहा हूँ, वो आप तक टाइमली जो है ना पहुँच सके और आपकी तैयारी जो है ना वो टाइमली हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स, और उसकी आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।